ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। आज हम आपको मोहम्मद हसन मेराज की किताब रेल की सीटी से भगत सिंह के इनकलाब की कहानी सुनाएंगे। असल फैसले में तारीख मार्च की 24 दर्ज थी, मगर चंद नाकाबिले बयान वजूहात की बिना पे ये वक्त लगभग 16 घंटे आगे करना पड़ा। जेल हुक्काम ने कोशिश की थी कि ये खबर काल कोठड़ी के अंदर हरगिज ना पहुंचे, सो तीनों उसी तरह अगले दिन का इंतज़ार करते रहे। पंजाब में बहार आ चुकी थी। जब दोनों वक्त मिल रहे थे और दादी जे कौर बीबी घड़े ढांप कर अंदर जा रही थी, तो अचानक उसके अपने अंदर कुछ टूट गया। ये 7:30 का वक्त था। चक 105 गाफ बे से बहुत दूर लाहौर शहर में दाता दरबार की अजानें मध्यम हुई तो जेल में हलचल मच गई। ड्यूटी पे मौजूद मैजिस्ट्रेट ने आने से इनकार कर दिया था। डिप्टी नौकरी बचाने की खातिर कसूर के एक ऑनररी जज नवाब मोहम्मद अहमद को लाया। उसी ने हुक्मनामे पे दस्तखत किए। वक्त आने पे तीनों अपने पैरों पे घाट की तरफ गए। उनमें से एक ने अंग्रेज सार्जन को मुखातिब करके कहा, साहब देख लो, हिंदुस्तान में लोग इस तरह मौत को गले लगाते हैं। जल्लाद ने टहोका दिया और फातिहाना मुस्कुराहट अचानक काले नकाब में छुप गई। घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई से थोड़ा ही पीछे थी कि जब एक हाथ हवा में लहराया और 3 जिस्म फंदे पे झूल गए। ये 7:30 का वक्त था। रात की तारीकी में जेल की पिछली दीवार तोड़कर इन जिंदा शहीदों के मुर्दा जिस्मों को निकाला गया। गंडा सिंह वाला के मज़ाफ़ात में अर्थीयों को आग दिखाई गई और राख सतलुज के पानियों में बहा दी गई। जिस दिन भगत सिंह की फांसी की खबर लगी, उस दिन हिंदुस्तान में पहली मर्तबा गांधी मुर्दाबाद का नारा लगा। स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय करते करते उसने बहुत कुछ सीख लिया था। नेशनल कॉलेज से द्वारका दास लाइब्रेरी तक जितनी सुर्ख किताबें मौजूद थी, भगत ने सब पढ़ डाली थी। ये इनकलाब का ज़माना था। दुनिया ने ताज़ा ताज़ा जंग देखी थी और सारे हिंदुस्तान में कौम कौम हो रही थी। लाहौर में रामलीला के मौके पे एक बम धमाका हुआ। भगत सिंह उस वक्त लाहौर में था, सो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया और कई दिन कैद तन्हाई में रखने के बाद 60,000 के जमानती मुचलकों के एवज रिहा कर दिया। किशन सिंह अराजी बेचकर बेटा घर लाए तो दादी जे कौर ने झट से उसकी शादी की बात पक्की कर दी। मगर सब जानते थे कि भगत ज्यादा दिन रुकेगा नहीं। जेल में लगे दाग अब बाहर दिखा रहे थे और भगत के अंदर अंग्रेज राज के खिलाफ इंतकाम का जज्बा जोर पकड़ रहा था। 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो लाहौर स्टेशन पर एहतजाज करने वालों में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। पुलिस ने पहले तो हुजूम को पुरअमन तरीके से मुंतशर करने की कोशिश की, मगर फिर सुपरिटेंडेंट स्कॉट के कहने पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। एक लाठी लाला लाजपत राय को भी लगी, जिसके जख्मों की ताब न लाते हुए वो चंद दिनों बाद इंतकाल कर गए। लाला लाजपत राय के कत्ल के ज़िमन में सुपरिटेंडेंट स्कॉट का नाम लिया जाने लगा। दिसंबर की 17 तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने किसी ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली मार दी। उसी रात लाहौर के दरो दीवार पे एक पोस्टर चस्पा हुआ जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने इस कत्ल को लाला लाजपत राय के कत्ल का बदल करार दिया। यूं तो इस कत्ल का मंसूबा भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर बनाया था और गोली का असल निशाना सुपरिटेंडेंट स्कॉट था, मगर ऐन वक्त पे पुलिस हेडक्वार्टर से सैंडर्स निकल आया
और निशानदही करने वाले ने उजलत में भगत सिंह को गोली चलाने का इशारा कर दिया। हिंदुस्तान में एक गोरे पुलिस अफसर का मारा जाना आम बात नहीं थी। देखते ही देखते सारी पुलिस हरकत में आ गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए, मगर भगत सिंह और उसके साथी लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए। अगला मंजर अप्रैल की 8 तारीख का है, जब दिल्ली के असेंबली चैम्बर में विदेशी लिबास में मलबूस 2 नौजवान दाखिल हुए। जब असेंबली की कार्रवाई अपने उरूज पर थी तो उन्होंने खाली बेंचों की तरफ 2 बम फेंके। बमों से हाल में धमाका तो हुआ, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद बम फेंकने वाले नौजवान नारे लगाते हुए नीचे आ गए, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज राज मुर्दाबाद। जल्द ही पुलिस मौके पे आ गई। पुलिस के आते ही भगत सिंह और बत्तू केशर दत्त ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। 7 मई को मुकदमे की इब्तिदा हुई। इधर ये मुकदमा चलना शुरू हुआ, उधर भगत सिंह ने सूराज का पैगाम आम करने के लिए अदालत के कटहरे का इंतखाब किया। थोड़े ही दिन में अदालत में अदा होने वाला एक एक लफ्ज शाम से पहले हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाता। मजीद बदनामी से बचने के लिए जल्द ही उन दोनों को 14 साल की कैद सुना दी गई। इसी दौरान चंद और शवाहिद मिले और गिरफ्तारियां हुई, जिनके बाद भगत सिंह का ताल्लुक सांड्रस के कत्ल केस से जोड़ना मुमकिन हो गया। 14 साल की सजा कलअदम हुई और कत्ल का मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमे की समाअत के दौरान भगत सिंह को मियां वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसने हिंदुस्तानी और अंग्रेज कैदियों के दरमियान इम्तियाजी सलूक देखा। उसका मौक़िफ़ था कि सियासी कैदी खा वो अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी, एक जैसे बर्ताव का हकदार है और उसके साथ अखलाकी मुजरिमों वाला बर्ताव ना किया जाए। जब जेल हुकाम ने भगत सिंह की बात ना मानी तो उसने भूख हड़ताल कर दी। अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, मगर उसका इरादा न टूट सका। हर गुजरते हुए दिन के साथ भगत सिंह हिंदुस्तान भर में मशहूर होता जा रहा था। जब मामला शिद्दत इख्तियार कर गया तो इस मुकदमे को वक्त से पहले शुरू किया गया और अब सांड्रस के कत्ल के साथ स्कॉट के कत्ल की मंसूबाबंदी और शाह बरतानिया के खिलाफ ऐलाने जंग भी भगत सिंह के जिम्मे था। भगत सिंह की भूख हड़ताल जारी थी और इसी हालत में उसे लाहौर की ब्रिस्टल जेल में लाया गया। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने कांग्रेस की करारदाद और अपने बाप के हुक्म पे 116 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। इसके आगे की कहानी बहुत मुख्तसर है। आम अदालती कार्रवाई की तवालत से बचने के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसने कानून के तमाम तकाजे बालाए ताक रखते हुए 7 अक्टूबर 1930 को 300 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुना दी। असल फैसले में तारीख मार्च की 24 दर्ज थी। हुसैनीवाला के जिस मुकाम पे इन तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया, अब वहाँ शहीदी मेला लगता है। हिंदुस्तान में भगत सिंह की आबाई तहसील का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर रख दिया गया है। राजगुरु के गांव का नाम राजगुरु नगर है और सुखदेव के नाम से भी एक ट्रस्ट लुधियाना में काम करता है। लाहौर में जिस जगह अब शादमान का फव्वारा चौक है, करीब करीब यहीं भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कुछ मनचलों ने सरकार से ये फरमाइश की कि इस चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रख दें। पहले तो हुकूमत ने टाल मटोल से काम लिया, फिर आखिरकार इस्लाम को खतरे में डालकर इस फरमाइश से जान छुड़ा ली। भगत सिंह की 404 सफ़हात वाली डायरी वर्क पे वर्क पलट रही थी और मैं ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान के मुकद्दर में आज़ादी लिखने वाले कौन लोग थे।
कांग्रेस में बैठकर करारदादें पास करने वाले या जेल की कोठरी में रहकर मुआशरे की इब्तिदा को समझने वाला ये इनकलाबी। मसलहत की आवाज़ आई कि इनकलाब तो बस एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम तक का रास्ता है, भले वो फ्रांस का इनकलाब ही क्यों ना हो, जिसमें इनकलाब ने एक बादशाह को तख्त से उतारने के बाद दूसरे बादशाह को तख्त पर बिठा दिया। रूबस्पियर जैसे इनकलाबी तख्ता-ए-दार पे चढ़ गए और नेपोलियन बादशाह बन गया। इसी तरह हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों की हुक्मरानी से निकले तो अपने लोगों के चुंगल में फंस गए। जबर और तशद्दुद के निज़ाम की जगह अलाटमेंटों और कलीमों के निज़ाम ने ले ली। भगत सिंह जैसे इनकलाबी जेलों में जान दे गए और मुस्लिम लीग कांग्रेस अब भी पार्लिमान में बैठकर अवाम के फैसले करती है। कुर्रा-ए खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। भगत सिंह की डायरी से इक़्तिबास।